जुर्म सज़ा के साथ मैं हूँ अयाज अकबर यूसुफजई और आपको रिपोर्ट करूँ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। थाना सुंबल का इलाका है। कुछ दिन कबल जैसे कि आपने ख़ुद भी देखा होगा कि 17 साल की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ, जिसको बेदर्दी से उसी के अपने घर, अपने बेडरूम, अपने बेड के ऊपर बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसके बाद कातिल जो है वो यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुआ और इस्लामाबाद पुलिस ने फिर फैसलाबाद से उस कातिल को जो है वो पकड़ा और बड़ी एफिशिएंसी से फौरी तौर पर इस्लामाबाद पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। इस वक्त मौजूद हूँ मैं G13-1 में, स्ट्रीट है 81, हाउस नंबर है 35। ये सना यूसुफ का घर है और एक ख़बर ये आती है कि सना यूसुफ को अपने ही बेडरूम के अंदर जो है किसी नामालूम शख्स ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। यहाँ पर पुलिस पहुँचती है, फिर उसके बाद देखा जाता है तो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जो है वो उसकी मौत वाक़या हो जाती है। उसके बाद उसकी तदफीन का अमल होता है और फिर मालूम ये होता है कि सना यूसुफ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जो कि तकरीबन जिसके मिलियंस में फॉलोअर थे और वो अपना सोशल मीडिया जो है मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी जो है वो ब्रांडिंग भी करती रही है, अपने कंटेंट को प्रमोट भी करती रही है और उसके साथ साथ वो कई प्रोजेक्ट भी इस तरीके से करती रही है जो मुख्तलिफ़ पब्लिसिटी होती है, कोई ब्रांडिंग करना चाहता है, उस हवाले से अपना काम कर रही थी। मालूम ये भी हुआ हमें कि सना यूसुफ जो है उसने प्री मेडिकल में अपनी FSC मुकम्मल की और उसके बाद मेडिकल करना चाहती थी और उसने मुख्तलिफ़ जो है वो मेडिकल कॉलेज के लिए अपनी तैयारी का अमल भी शुरू किया हुआ था। एक आध मेडिकल कॉलेज में उसने जो है वो अटैम्प्ट भी की है जिसका रिज़ल्ट ताहाल अभी तक नहीं आया और साथ साथ ये मालूम होता है कि एक शख्स जिसका नाम उमर हयात है जो कि कॉन्टेक्ट में रहता है एक सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए सना से और उससे मिलने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन सना उसको मिलने के हवाले से जो है कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देती। 29 मई को सना की जो है बर्थडे थी और उस दिन भी उस शख्स ने यहाँ पर आया, यहाँ पर उसने कोशिश की सना से मिलने की, लेकिन सना ने मिलने से इनकार कर दिया। कुछ गिफ्ट वगैरह भी साथ लाया हुआ था जो कि उसके बाद तफ्तीश में मालूम हुआ कि वो गिफ्ट उसने फेंक दिया और उसको काफ़ी इस चीज़ का गम व गुस्सा था। उसके बाद वो दोबारा जाता है और फिर सना से कॉन्टैक्ट करता है और फिर 2 जून का टाइम जो है वो सेट होता है और 2 जून को सुबह 5 बजे उमर हयात फैसलाबाद से बज़रिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोटरवे चौक आता है और फिर एक टूरिज़म कंपनी से अपने लिए एक गाड़ी जो है वो बुक करवाता है। उस गाड़ी में आता है यहाँ पर, यहाँ से 2 गलियाँ छोड़ के उस गाड़ी के अंदर वो इंतज़ार करता है सुबह 5 बजे से और मुख्तलिफ़ कॉल्स कर रहा होता है सना को। सना क्योंकि सो रही होती है, बहुत जल्दी का टाइम होता है, जब उठती है तो मालूम होता है रिस्पॉन्स होता है। तो उसके बाद ये कॉल्स का सिलसिला सारा दिन जारी रहता है। सुबह 5 से तकरीबन शाम 4:30 बजे तक जो है वो अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सना उसको इनकार करती है कि मैं तुमसे मिल नहीं सकती। उसके बाद वो शख्स यहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इस गली में, स्ट्रीट नंबर 81 है और यहाँ से अगर आप स्ट्रीट को देखें तो यहाँ से ये 81 नंबर गली शुरू होती है और तीसरा जो है वो राइट साइड पे ये घर है। ये वो गेट है। मेरे कैमरामैन खलीक हम आपको पूरा बताएंगे किस तरीके से वो शख्स जो है सफाक शख्स वो दाखिल हुआ और किस तरीके से उसने उस छोटी बच्ची को जो है वो मर्डर किया। ये वो गेट है जहाँ से वो इंटर हुआ। खलीक अहमद आपको बता रहे हैं। इस गेट से आप जैसे ही इंटर होते हैं उसके बाद ये स्टेयर्स हैं, ये नीचे पोर्शन में कोई और रहता है और स्टेयर्स में जो है वो यहाँ से स्टेयर्स को इस्तेमाल करते हुए वो ऊपर पहुँचता है जहाँ पर उसको मालूम होता है कि सना इस वक्त घर पे है और सना क्योंकि घर पे मौजूद थी और साथ साथ फिर ये भी मालूम हुआ कि इसी सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए वो ऊपर आता है और यहाँ से एंटर होता है। यहाँ से एंटर होने के बाद ये एक छोटा सा TV लाउंज है जहाँ पर उसकी वालदा और फूफो मौजूद होती हैं और इस कमरे के अंदर जो वो सफाक आदमी जहाँ पर सना अपने बेड पे मौजूद होती है वो आते साथ यहाँ पर उसको फ़ायर मारता है और वो फायर आप देख सकते हैं कि ये 2 फायर यहाँ पे लगे हैं। खलीक अहमद आपको बता रहे हैं यहाँ पर और इस यहाँ पर। उसके बाद एक फ़ायर इस दीवार के ऊपर लगा है और यहाँ पर उसके खून के धब्बे थे जो कि घर वालों ने साफ़ किए। कुछ फायर जो है वो इस साइड टेबल को भी लगे। तो ये वो कमरा है सना यूसुफ का जहाँ पर वो रहती थी। ये उसकी अलमारी है, ये उसका सारा सामान जो उसके घर वालों ने एज इट इज़ छोड़ा हुआ है, उसके कपड़े, उसके तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशिया थी जिसको इस्तेमाल करती थी। ये एक बड़ा खूबसूरत सना का पोर्ट्रेट भी मौजूद है, शायद इसको किसी ने गिफ्ट किया होगा, उसके किसी फ़ैन ने या किसी दोस्त ने। ये तमाम उसका अपना एक तैयार होने के हवाले से जो उसका सामान था जब यहाँ से बाहर जाती थी। तो ये वो छोटा सा कमरा है सना का। उसने अपना ज़बरदस्त, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी तो अपने लिए उसने जो भी उसके लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके दरमियान उसने अपने कमरे को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। और उसके बाद फिर ये सफाक आदमी यहाँ से कत्ल करने के बाद उसी रास्ते से फ़रार होता है जिसकी CCTV फुटेज जो आपने देखी भी है। और उसके बाद वो फिर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उसको ट्रेस करती है और बड़े ही कम टाइम के अंदर हमने बहुत कम केसेस
केसेस में देखा होगा कि पुलिस इतनी क्विकली रिस्पांस करती है, और इस्लामाबाद पुलिस ने फिर रिस्पांस करते हुए उस शख्स को फैसलाबाद से गिरफ़्तार किया। उस गिरफ़्तार करने के बाद फिर अब उसको अभी इस वक्त वो शनाख्त परेड के लिए उसको अडियाला जेल भिजवाया गया, क्योंकि उस वक्त मौके वारदात के ऊपर सना की वालदा और फूफो मौजूद थी। उन्होंने इस शख्स को, क्योंकि जहाँ पर इस टीवी लाउंज के अंदर छोटा सा जो लाउंज है इसके अंदर वो बैठे थे, उन्होंने देखा हुआ इस शख्स को अंदर आते हुए और फिर जाते हुए, तो इन्होंने उसको शक्ल से शनाख्त कर लिया था। लेकिन क्योंकि शनाख्ती अमल होता है, उसके बाद शनाख्त परेड के बाद उन्होंने जब शनाख्त किया, अब वो पुलिस के पास फ़िज़िकल रिमांड में है, और अब उससे जो हाल कत्ल है और दीगर जो शवाहिद है पुलिस उसको रिकवर करने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको मालूम है कि हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, जो सना यूसुफ 17 साल की एक बच्ची जो कि अपनी एजुकेशन, अपने कैरियर बनाने के लिए एक तगो-दो में थी, एक स्ट्रगल में थी, उसको एक सफ़ाक आदमी ने आकर बेदर्दी से अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम के अंदर कत्ल कर दिया। ये तमाम चीज़ें आपने मीडिया के ऊपर देखी हुई हैं, हमने रिपोर्ट भी की हैं। अब हम मौजूद हैं इस वक्त सना यूसुफ के घर पे, और सना यूसुफ के वालिद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा कर्ब की सिचुएशन में हैं, काफ़ी ज़्यादा एक ट्रामा में हैं, और हमने कोशिश की है कि हम इनका ज़्यादा टाइम भी ना लें और इनसे हम बात करें, क्योंकि जवान औलाद जब इस दुनिया से चली जाए तो उसका दर्द जो है वो बाप के दर्द दिल के अंदर उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता, नाकाबिले बयां है। तो हम यूसुफ साहब से बात करेंगे। यूसुफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपको, और इंतहाई अफसोस के साथ हम जियो की जितनी भी टीम है आपके इस दर्द में आपके साथ बराबर की शरीक है, बल्कि हम क्या पूरी इस वक्त दुनिया, पूरी इंसानियत जिन्होंने ये चीज़ को देखा, जिस सफाकियत के साथ उस छोटी सी बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया गया। आप बाप हैं तो क्या कहेंगे सना यूसुफ के बारे में एज अ बाप? मैं आपसे क्या सवाल करूं, बट कैसे डिस्क्राइब करेंगे सना यूसुफ को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको मैं, आपके टीम को, मैं आपके जियो के जितने भी आपके टीम्स हैं इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके प्लेटफॉर्म का। और इसके बाद मैं सोशल मीडिया का, इसके बाद गवर्नमेंट के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, और मिनिस्टर इंटीरियर मोहसिन नकवी साहब हैं, इस्लामाबाद पुलिस के आईजी हैं, और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जितने यूट्यूबर हैं जो अच्छे कमेंट्स किए हैं और इस इंसिडेंट में जो हैं मेरे साथ दिए हैं, मेरी बच्ची के लिए दुआएं की हैं, इन तमाम गवर्नमेंट मशीनरी जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं इन सब का शुक्रिया, तमाम प्लेटफॉर्म का शुक्रिया। इसके बाद जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट ऐसा ही था कि 2 तारीख का वाक़या था। मैं कहीं निकला हुआ था गाड़ी ठीक करवाने के लिए G9 की तरफ, तो कोई 4-5 बजे का वाक़या है ये। तो मुझे कॉल आई कि इस तरह के मामलात है। वाइफ ने मुझे कॉल की कि इसको सना को गोली लगी है, किसी ने गोली मार के गए हैं और इसको कहाँ लेके आना है। मैंने कहा कि आप इस तरह करें, इसको फ़ौरी तौर पे आप KRL पहुंचा दें, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरे जो KRL जो इंटाइटल हूँ मैं, तो यहाँ पे पहुंचा दो। उन्होंने जो उसी गाड़ी में डाल के, ख़ुद ही उसको उठा के गाड़ी में डाल के KRL लेके आए हैं। मैं KRL में मौजूद था उस टाइम। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, मज़ीद फर्दर प्रोसेस के लिए आपको पिम्स जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा फिर आप मुझे एम्बुलेंस प्रोवाइड कर दें इसको पिम्स ले जाने के लिए। तो उन्होंने मुझे एम्बुलेंस दे दिए और उसको हम पिम्स ले गए, मज़ीद जो है पोस्टमार्टम वगैरह लीगल कार्रवाई के लिए। तो वहाँ पे पुलिस वाले भी आ गए और यहाँ पे घर पे भी पुलिस वाले आ चुके थे। तो इस तरह इसका जो प्रोसेस जो चालू हुआ तकरीबन ये 12-12:30 बजे तक, और इसके बाद जब हमें हैंड ओवर किया गया फिर हम उसको जो मज़ीद जो है उसकी प्रोसेस थी, इसको वसूल देना था, इसकी ताबूत, इसके सारे फॉर्मेलिटीज़ वो करने में तकरीबन काफ़ी टाइम लग गया। तकरीबन 1:20 को एचएट कब्रिस्तान में इसके जनाजा पढ़ाया गया। इसके बाद हम सीधे गांव की तरफ चले गए, क्योंकि यहाँ पे लोग कहते हैं कि आप इसको क्यों, मतलब मुख्तलिफ एंकर्स के मैंने सुना सोशल मीडिया में, इसको जल्दी क्यों लेके जाया गया, क्या वजह थी। इसकी वजह मैं यहाँ पे इसका रीज़न में बयान करूँ।
पहले इसकी गोली की ज़ख्म थी, दूसरी बात इसको जो है पोस्टमार्टम की ज़ख्म थी, तीसरी बात ये था कि ऊपर गर्मी भी ज़्यादा थी और अगला जो है सफ़र भी काफ़ी दुश्वार गुजार सफ़र था चित्राल पहुंचने में, तो कच्चे रास्ते थे और ये एम्बुलेंस जो है यहाँ पे उस रास्ते में चलना उनके लिए मुश्किल होता है, वहाँ के लिए 4x4 गाड़ी की ज़रूरत होती है। लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके जाने की वजह से मैंने जल्दी में गाड़ी ऐसे नहीं थी कि 4x4 वाले जो नॉर्मल एम्बुलेंस थी उसको चित्राल में जाके हमने चेंज करना था। चित्राल तक हम यहाँ से एम्बुलेंस बुक करवाए और लोअर चित्राल में जाके हमने दूसरे 4x4 एम्बुलेंस लेके हम आगे गांव की तरफ निकल गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सना क्या करती थी, क्या कर रही थी, क्या करना चाहती थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी, सना का जो मेन जो इसका जो था एजुकेशन, उसने एफएससी की हुई थी प्री मेडिकल में और वो टेस्ट की तैयारी कर रही थी मेडिकल के लिए, तो उसकी तैयारी तकरीबन जारी थी और टेस्ट का इंतज़ार कर रही थी वो कि मैं जब होगी मैं टेस्ट दे दूँगा। एक टेस्ट दी भी थी शिफा में, उसके शायद रिज़ल्ट का अभी तक कोई पता नहीं क्या हुआ, इसका हमारा अभी अंदाज़ा नहीं आया या नहीं आया। तो ये पिछले इसमें 15 तारीख को मेरे ख्याल में दिया था, मई को, 25 मई को या 15 मई को, मुझे कंफर्म उसका वो नहीं है। तो इसकी एजुकेशन वैसे भी जारी थी और उसमें वो करना चाह रही थी कि मैं मेडिकल में जाऊं, मैं अपने इलाके की खिदमत करूं और लोगों के काम आ सकूं। और मैंने उसको कहा था कि बेटा आप इस तरह करें, पीएमएस और सीएसएस की जो तैयारी कर ले, मैं आपको उसमें वो करवा देता हूं। उन्होंने कहा नहीं पापा, उसमें जो है ना मैं डंडा लेके किसी को मार नहीं सकती, ये काम जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन का डंडे का काम होता है, मैं लोगों के खिदमत करना चाहती हूँ। ठीक है, इसकी ये वो थी। अच्छा, मुझे बताएं कि सना यूसुफ बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे उसके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी, आपको अंदाज़ा था कि वो इतनी एक्टिव है, इतने फॉलोअर है, इतने लोग प्यार करते हैं सना से? मुझे इस बारे में अंदाज़ा इतना नहीं था कि सोशल मीडिया में इसकी इतनी जो है ना फॉलोअर्स हैं या इसकी जो हैं इतने लोग इसको प्यार कर रहे हैं, इसके लिए वो हैं। तो मुझे इसी वजह से नहीं था, क्योंकि बच्चा था घर के अंदर, एक नॉर्मल बच्चा होता है, हम इसी तरह ट्रीट करते थे इसको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जब सारा वाक़या हुआ, कोई आपकी मिसेस या घर में कोई आपका बेटा, किसी ने बताया कि कोई बंदा जो है वो चेस करने की कोशिश कर रहा है सना को, या उसको मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या मिलने की कोशिश कर रहा है, या उस दिन जब ये वाक़या हुआ उस दौरान कोई आपकी मिसेस ने कोई बताया हो कि सना ने किसी बात का खदशा ज़ाहिर किया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं उन्होंने हमसे शेयर की है, न अपनी वालिदा से उन्होंने शेयर की है, न मुझसे कोई शेयरिंग की है, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे जो बातें होती थी कुछ समझती नहीं थी कि कोई मतलब लाजिमी बात है जिसका 7-8 लाख फॉलोअर्स होंगे, उसमें से कोई अच्छे भी 10-20% जो है ना बुरे भी हो सकते हैं। कोई इस तरह की हज़ारों मतलब आपको मैसेज या इस तरह कोई कॉल भी करते होंगे, कोई मैसेज भी करते होंगे, तो इसका कोई अहमियत उन्होंने नहीं दी, कोई डिस्कशन कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उस दिन क्या हुआ? 29 मई को सालगिरह थी शायद सना की, 2 तारीख को ये जो इंसिडेंट हुआ है, तो मतलब आपको ये जब ये इंसिडेंट हुआ तो क्या आप जहन में क्या था कि ये वाक़या हो क्या कह सकता है, मामला क्या हुआ? कोई ट्रेस कर रहा था, किसी ने कोई मतलब कोई ज़्यादती करने की कोशिश की, कुछ भी हो, जहन में होता है ना कि एक चीज़ है कि ये क्यों हुआ ये वाक़या सारा? इस बारे में भी मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, कोई ट्रेस करने का, कोई रकी करने का कोई मुझे पता नहीं है। वो बात में जब मैं गांव में था तो यहाँ पे मीडिया के ज़रिए जो बच्चों ने इंटरव्यू दिया कि इस लड़के को हम यहाँ पे देख रहे थे, ये पहले भी आता रहा यहाँ पे, कोई पहले भी उन बच्चों के उसके यहाँ घूमता फिरता रहा है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा इसको, कभी गली में नहीं देखा, तो ऐसा कोई मेरे सामने तो नहीं आया। उस वजह से सब घर पे कौन कौन था? मीडिया में मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि शायद आपने कहा मैं तो था नहीं बेटा आपका, तो आपकी मिसेस थी घर में, और क्या बताया उन्होंने कि कोई उन्होंने आवाज़ सुनी हो, गुफ्तगू हुई हो? ये भी क्या कहा जा रहा है कि सना ने कहा तुम जाओ यहाँ से, या कैमरे लगे हुए हैं, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, इस तरह की गुफ्तगू सुनी?
नहीं, ये सारे कोई जो है ना, ये मतलब क़ियास राय पे मबनी बातें हैं। तो ऐसे कोई नहीं है। मेरे मिसेस और मेरी जो छोटी सिस्टर हैं वहाँ पे बैठी हुई थी, वो डायरेक्ट आई और गोली मारी और चली गई है। बस इतनी सी बात थी। उन्होंने देखा है इस बंदे को? उन्होंने देखा है, बिल्कुल उन्होंने ठीक देखा है और उसको पहचान भी कर लिया है। अच्छा यूसुफ साहब, मुझे बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, इन्वेस्टिगेशन अभी तक जो कल्प्रिट पकड़ा गया, इससे आप मुतमिन हैं एज अ फादर, एज अ मुद्दई इस मुकदमे? इसमें अब तक जो चल रहा है पुलिस की इसकी बहुत खराज तहसीन के मुस्तहिक है। पुलिस और तमाम गवर्नमेंट के जो जितने भी इदारे हैं इसी केस में इन्वॉल्व हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत अच्छे काम किए हैं कि इंतहाई कलील वक्त में एक उसको पकड़ के जो है ना कटोरे में लाए हैं। तो अभी तक मुझे बाकी लीगल उसके बारे में मेरा कोई प्रोफेशन भी नहीं है, मेरा कोई वो उसके बारे में न तफ्तीश के बारे में बात कर सकता हूँ, न कोई लीगल उसके बारे में बात कर सकता हूँ। वो आयोग को पता है या वकील को पता हो सकता है। जैसे कि आपको मालूम कि हम इस वक्त सना यूसुफ के जो कत्ल का एक वक़ूआ है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और आपने जिस तरीके से सना यूसुफ के वालिद की गुफ्तगू भी सुनी, आपने वो तमाम वक़ूआ भी देखा जो जय वक़ूआ हमने आपको दिखाया। ये तमाम मामलात कैसे यहाँ तक पहुँचे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से क्या कहती है, और ये शख्स जो है इसको पुलिस ने कहाँ से गिरफ़्तार किया, पुलिस ने कौन कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, और कैसे इतने शॉर्ट टाइम के अंदर जो है इतना बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया। हमारे साथ मौजूद है DIG इस्लामाबाद जवाद तारिक साहब, इनसे पूछते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 17 साल की छोटी सी बच्ची मर्डर होती है वफाकी दारुल इस्लामाबाद में, इसको आप किस तरह देखते हैं और पुलिस का इसके अंदर रिस्पांस कैसा था ओवरऑल, अगर आपसे बात? थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हुआ कि जी ये वाक़या 2 जून को बेसिकली पेश आया। इनके घर के अंदर ही उस वक्त इत्तला मिली कि जी घर के अंदर एक बच्ची को किसी ने फायर मार के मर्डर कर दिया है। पुलिस फौरी तौर पे मौके पे पहुंच जाती है। शाम के अराउंड 5 साढ़े 5 के अराउंड वाक़या था, तो फौरी तौर पे मौके पे पहुंच जाती है। और उसमें जब इनिशियली पता चलता है कि जी मुलज़िम जो है वो अनआइडेंटिफाइड है, फैमिली जिन्होंने वक़ूआ देखा, जो विटनेसेस भी थे घर में, वो भी उसको नहीं जानते थे। और जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली उसी की बेस पे फिर पुलिस ने हमने पहले तो स्टार्ट शुरू किया कि जी आखिर वो गया किधर। तो उसको सबसे पहले मोहल्ले के और आगे कैमरों के थ्रू ट्रैक करना शुरू किया। उसके बाद फिर फर्दर ऑब्वियसली उस काम में भी टाइम लगना था, तो हमने फिर फौरी तौर के ऊपर जो है ना उसके लिए मल्टीपल टीम्स फिर बना दी गई। ठीक है, कैमरा ट्रैकिंग के लिए भी 2 टीमें लग गई, जिन्होंने लोकल कैमराज, सेफ सिटी के कैमराज, उन सारों को फॉलो करना शुरू किया। उसका सारा एस्केप रूट का ट्रैक निकाल लिया हमने। लेकिन मीनवाइल उस वक्त तक ये अभी तक हमारे पास कोई इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं आई कि आखिर था कौन। तो फिर उसको दूसरे एंगल पे फिर चलाना शुरू किया हमने उसके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। तो जो लोग इन कांटेक्ट थे थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू किसी भी प्लेटफॉर्म के, तो वो हमने फिर मुख्तलिफ लोगों के, उसकी फैमिली, दोस्तों के, सना के जो है उनके भी इंटरव्यूज़ शुरू किए। और फिर जो बंदे कांटेक्ट में थे जितने लोग, उनको हमने फिर एक शॉर्ट लिस्ट करके तो एक लिस्ट बना ली कि जी ये बंदे जो थे ये सस्पेक्ट हो सकते हैं। फिर उन बंदों की हमने सोशल मीडिया के थ्रू मुख्तलिफ तरीक़ों से पिक्स निकालनी शुरू की, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स निकालने शुरू किए, उनकी CDRs और लोकेशन चीज़ों के ऊपर वर्किंग शुरू की। और फिर इवेंचुअली जब जिस वक्त कुछ सस्पेक्ट के जो CCTV फुटेज के साथ जिसकी मैचिंग करीब करीब आती थी, ऑब्वियसली फुटेजेस कुछ इतनी क्लियर नहीं होती, कहीं पे मास्क होता है, कोई इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो हमने एक हिसाब लगा के और फैमिली से भी फिर विटनेसेस से बात करके, तो इवेंचुअली फिर हमने शॉर्ट लिस्ट जिस बंदे को किया वो ये था, उमर हयात था। तो उस उमर हयात के ऊपर फिर फौरी तौर पे हमने जैसे ही वर्किंग की, उसके वेयर अबाउट्स डिटेल्स निकाली, तो वो पता चला कि जी वो फैसलाबाद का रिहायशी है। तो फिर फौरी तौर पे उसी वक्त हमने फैसलाबाद के लिए एक टीम को डिस्पैच कर दिया। मतलब हमने फिर उस वक्त रिस्क नहीं लिया किसी किस्म का कि देखा तो जाए फौरी तौर पे आखिर वाकई में है या हो सकता है क्लियर हो, लेकिन कोई क्लैरिटी लेने के लिए बंदे को एक दफ़ा देखना, इंटरव्यू करना ज़रूरी था। तो उसके ऊपर फिर हमारी टीम फौरी तौर पे फैसलाबाद पहुंच गई, वहाँ की लोकल पुलिस से भी हेल्प ली और सारा जो भी उनका ह्यूमन इंटेलिजेंस का जितना सेटअप था, इन्फॉर्मर्स का, उसके थ्रू फिर इस बंदे को हमने वहाँ पे लोकेट किया और फिर फौरी तौर पे उसको अरेस्ट कर लिया वहाँ से।
तो उसको फिर वहाँ से फैसलाबाद से हम अरेस्ट करके ले आए और फिर बाद में उसका यहाँ से पिस्टल भी उसने मतलब उसने सारा फिर वाक़या बता भी दिया और फिर पिस्टल रिकवर हो गया। फिर फौरी तौर पे उसको हमने नेक्स्ट डे ही जुडिशल कर दिया था फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़, आइडेंटिफिकेशन परेड कराने के लिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो विटनेसेस हैं उन्होंने फैमिली ने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया मजिस्ट्रेट के सामने। तो उसके बाद फिर उसको हम रिमांड ले लिया गया है। तो इस वक्त वो पुलिस के रिमांड के ऊपर है और फर्दर उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर ये तो एक आपने समअप कर दिया इसको। बेसिकली अगर हम कहें मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, बेसिकली इनका कांटेक्ट कैसे इस्टेब्लिश होता है और क्या ये लड़का किस पर्पज़ के लिए इस्लामाबाद आता है ट्वाइस, और इसका मोटिव क्या है एज़ पर योर तफ्तीश अभी तक जो आप चीज़ें बता सकते हैं। और फिर पुलिस ने मेरे ख्याल में 7-8 घंटे के अंदर इतना इजीली इसको ट्रैक कर दिया। अप्रिशिएट भी करना चाहिए पुलिस को, लोग तनकीद के निशाना तो बनाते हैं। तो वो कौन से ऐसे क्लू थे जिस पे आपको फौरी पता लगा कि ये बंदा हो सकता है? जी, एक तो उसका जो मोटिव की बात पहले कर लेते हैं। मोटिव बेसिकली यही था जो पहले भी हम तफ्तीश जितनी हो चुकी थी उसकी वही बताया था कि वो सोशल मीडिया के थ्रू ही इनका कांटेक्ट किसी न किसी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इस्टेब्लिश था कुछ टाइम से। तो उसका मोटिव ये था कि जी वो उसके साथ मिल सके, कोई दोस्ती कर सके। उसी पर्पज़ के लिए वो इस वाक़े से चंद दिन पहले भी एक दफ़ा फैसलाबाद से आता है और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, गिफ्ट देने हैं। इस तरह की सिचुएशन बनती है जो उसके ऊपर वो नहीं मिलती उसके साथ। तो उस चीज़ को ही बेसिकली उसने एक अपना जो ईगो प्रॉब्लम बनाया और उसके बाद उसने नेक्स्ट टाइम आके ये वाक़या किया। और ऑब्वियसली बड़ा क्लियर है कि ये प्री प्लान्ड था चूँकि वो पिस्टल लेके आया और इस तरह से सारा वाक़या हुआ। तो उसमें जो फर्दर शॉर्ट टाइम में ऑब्वियसली वो बिल्कुल इस तरह होता है कि जी ऑब्वियसली हमारी टीम मुसलसल हम लगे होते हैं किसी न किसी केस के ऊपर। कभी कोई क्लू फौरी तौर पर चल जाता है, कभी कोई क्लू नहीं चलता। तो ये पॉसिबिलिटी भी थी कि जी ये बंदा ना होता, हम फैसलाबाद चले जाते, बाद में ये पता चलता क्लियर नहीं है, नेक्स्ट डे हम इसकी तफ्तीश करते और फिर किसी और सस्पेक्ट के पीछे चल पड़ते। लेकिन उसमें बेसिकली यही था कि ये जिस वक्त काफ़ी हद तक हमें फिज़िकल फीचर्स की क्लैरिटी आ गई और तो फिर फौरी तौर पे हमने उसके पीछे रेड किया। और वो किस्मत अच्छी थी हमारी कि जी वो हमें फौरी तौर पे मिल भी गया, वहाँ पे टाइमली अरेस्ट हो गया, वहाँ से कहीं भाग नहीं गया या उसको ये आइडिया नहीं हो गया कि पुलिस मेरे पीछे लग गई है फौरी तौर पे। तो ये चीज़ें थी जो जिसकी वजह से ये चीज़ बिल्कुल टाइमली हो गई। लेकिन उसमें पॉइंट यही था कि जैसे ही उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है हमें मतलब एक किस्म का 80% की श्योरिटी आ गई थी कि जी यही होगा सस्पेक्ट। तो फिर फौरी तौर पे उस पर एक्शन लिया गया। तो वो बेसिकली शॉर्ट टाइम में करने की वजह से शायद उसका भी उस तरफ ध्यान नहीं गया या वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। एग्जैक्टली वो इतने शॉर्ट टाइम और प्रॉम्प्ट एक्शन की वजह से बेसिकली शायद उसका भी इस तरफ ध्यान नहीं गया कि पुलिस मेरे पीछे फ़ौरन पहुंच सकती है और मुझे भागने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस वजह से वो हमें टाइमली ये केस सॉल्व हो गया। राजनपुर से मैं हूं इलियास रज़ा। मैं इस टाइम राजनपुर के इलाका हरन में मौजूद हूं, जहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हरन का रिहायशी मोहम्मद ज़फ़र नामी, जिसकी 2 बीवियां थी, इसने दूसरी बीवी जो 7 माह की हमला थी उसको मामूली सी बात पर छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया और ख़ुद भी छुरियों के वार कर ख़ुदकुशी कर ली। और ये वाक़या कैसे पेश आया, घर जाकर मज़ीद उनसे गुरसा से बात करते हैं। मैं इस टाइम उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये ज़फ़र का घर है और ज़फ़र अपनी दोनों बीवियों के साथ यहाँ पर मौजूद था। तो उसने यहाँ पर आकर अपनी दूसरी जो बीवी थी, ये वो कमरा है जहाँ कमरे पे उसने कहा कि ये पंखे की तार है, ये लगाओ, जिस पर उसकी बीवी को करंट लगा। और करंट लगने के बाद उसने अपने खामद को कहा कि आप इसको खुद ये पंखे को तार लगाएँ और मुझे करंट लगाए। जिस पर ज़फ़र ने तार लगाने की कोशिश की, उसको भी करंट लगा, जिसमें वो गुस्से में आ गया और उसने बीवी को वहाँ से पकड़ कर इस कमरे में लेके आया है और यहाँ पर उसने आकर उसको छुरियों की वार से उसको बेदर्दी से कत्ल करने की कोशिश की। और उसके बाद वहाँ से जब यह कमरे से बाहर निकला है और इसने आकर अपने आप को यहाँ इस मकाम पर आकर अपने पेट पर छुरियाँ मारी है और ख़ुदकुशी की कर ली उसने। और इसके बाद यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँची और वर्षा भी ने साथ यहाँ पर इसके भाई के घर भी मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे। और ज़फ़र तो उस वक्त यहीं पे उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसकी जो बीवी थी उसको पुलिस ने हॉस्पिटल तफ्तीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल
मुंतकिल किया, जहाँ पर उस पुलिस को पता लगा कि ये 7 माह की हमला थी और इसका बच्चा भी उसका ज़ाय हो गया था। और उसके बाद वो रात के टाइम वो तशवीशनाक हालत में दम तोड़ गई और उसकी भी वफ़ात हो गई। और इस टाइम मैं उस घर में मौजूद हूँ, मेरे साथ ज़फ़र की वो बीवी भी मौजूद है, ये उसकी पहली बीवी है और ये ज़फ़र की वालदा भी बैठी है और ये ज़फ़र का भाई है। मैं इससे बात करता हूँ। ये बताएं ये वाक़या कैसे पेश आया और आप यहाँ पे घर के नज़दीक मौजूद थे तो? जी सर, मैं घर बैठा हूँ अपने, मैं धार दी कहो सुनी है कि ज़फ़र आपको आप छुरी मार रही है। मैं थोड़ी जल्दी दुर्क दे आया, मेरा बेटा भी मैं भी इतना जो आया असा वो अपने को छुरिया लग्या प्यान अंदर बाहर निकथा प्यान वाले जरा मारे अपने आपको ऐसी पहले अपनी घर वाली को मारे फिर आपको मारे बेली हूँ मैं उनको जो मारी खड़ा हूँ तो मैं भी नहीं बचता हूँ अपने दिमाग दे असर की गाल उन्हें अपने आप को जरा मिसाल छुरिया मार ते अपना मुका सटे वाला सारा सा हूँ कुछ आ गयूँ अस्पताल दाजल जबान पुनः थे अपना साह चलते। ज़फ़र की 2 शादी थी, ये उसकी पहली बीवी मेरे साथ मौजूद है, इसके औलाद नहीं हो रहे थे तो ज़फ़र ने दूसरी शादी की। मेरे साथ इसकी पहली बीवी मौजूद है, मैं इससे बात करता हूँ। ये दसो कि तुम इस टाइम इतना जब पहुँचे हो तो उस टाइम क्या है ज़फ़र कि मैं मारे बीवी को अपने को सया में पता कहानी में बाहरों गई वधिया में वो जेरे बाल आइयों को दास बाल जेरे अइया बलाई बाहरों गई वधिया में को कोई समझ का नहीं पता का नहीं। अच्छा ये बताएं अम्मा, आप घर में मौजूद थी जब ज़फ़र अपनी बीवी को मारा था, खुद को मारा था? मैं जेरे हाथी पे लाइट ही न दिया। अच्छा भलाई तताइया मैं भला अलवाए में अब्बा क्या है, अब्बा क्या है, अब्बा मेरे नहीं हला सकिया, आप ही ख़त्म रानी ख़त्म, मैं क्या दस मेरी दी तो देता पिए हूँ जड़िया देन दे दी बेटी तो गई नहीं, मेरी दी देख बड़े नहीं है। ज़फ़र की वालदा है, इसकी बिनाई बहुत कमज़ोर है। ये कहती है कि मैंने आवाज़ सुनी तो मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त ज़फ़र ने अपनी बीवी को भी छुरियों से वार करके ज़ख्मी कर दिया और ख़ुद को भी उसने खुदकुशी कर ली है। जी इससे मेरे साथ ज़फ़र का बड़ा भाई भी मौजूद है, मैं इससे बात करता हूँ। ये बताइए ज़फ़र क्या काम करता था और इतनी परेशानी इतने गुस्से में आकर उसने जनाब ज़फ़र कोई काम अपना खेती बेती का कर दे, जट का बाल साल का राल साल का कर दे, कोई परेशानी ना है। अब इसके जो 2 बच्चे हैं इसका कौन ख्याल करेगा, किस तरह होगा? ये इसका बच्चे दो भाई हैं, मकसद है इसको अल्लाह ताला ने पालना है, सारी जरूरत नहीं, अल्लाह ताला रोज़ी को दे सी पले सी अल्लाह ताला ने सारा एक सहारा है, सारा बेटा है। अच्छा जो इसकी बीवी है जिसका कत्ल हुआ है, हाँ। तो वो इस टाइम उसकी डेथ हो गई, तो उसकी तदफीन आपने की है या उसके बुरसा अपने वो भाई वगैरह लेके गए? उसने जो जेरे वेरे इसके बेटो अपनी भाई बहन को चाह गए वो अपने आप होने की थी उठे जनाजा भी उन्हें किया, मकसद है अपना नाल ही हुआ रहेगे बीमारी से मरकार से उन्हें अपने आप की। मैं सब थाना हराद में मौजूद हूँ और इससे मेरे साथ इस टाइम अस्कर बलोच SHO भी मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। ये बताइए वाक़या कैसे पेश आया? वाकई इसमें एक मामूली सी बात पर ये झगड़ा हुआ है और ये इसने ज़फ़र ने खुदकुशी की और उसके बाद अपनी बीवी को भी कत्ल किया, या इसकी की और कोई वजह है? तो इसमें बारे में बताया। ये ज़फ़र हांडी है, इसका बस्ती हांडी में घर है, इसने 2 शादियां की हैं। ये उसकी छोटी बीवी थी, इसका नाम मिराजमई था। ये खेतों से घास करके घर पहुंचे हैं तो इसने अपनी बीवी को कहा है कि ये जो है ना बिजली का स्विच लगाएं बोर्ड में, तो उसने स्विच लगाया, उसे थोड़ा मामूली करंट लगा, तो उसने फिर अपने खामिद को कहा ज़फ़र को कि आप करंट लगाएं, अब स्विच लगाएं। तो ज़फ़र जब स्विच लगाने गया तो उसे भी करंट लगा, तो फिर ज़फ़र ने इस गुस्से की वजह से उसको बाजू से पकड़ा और जाकर जो है ना कमरे के अंदर ले जाकर उसे पेट में छुरियों के वार कर दिए, वो ज़ख्मी हो गई। उसके बाद इसने ख़ुद अपने आप को छुरी मार दी पेट में, ये भी उधर गिर पड़ा। ब्लीडिंग की वजह से ज़फ़र की मौके पर डेथ हो गई। तो जब हम पहुंचे तो उसकी डेथ हो चुकी थी, वो ज़ख्मी थी, उसको मैंने फौरी जो है रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भिजवाया ख़तून को, इसकी बीवी को मिराजमई को, जो हमला भी थी 7 माह की हमला थी। तो वो THQ जामपुर से फिर आगे रेफ़र हुई ट्रामा सेंटर DG खान, वहाँ जाकर वो ज़रबात की ताब न लाते हुए जान बाक होगी। बस ये मामूली सी बात पे इनका इशू है। सर ये बताएं कि ये मामूली सी तो बात है, लेकिन घर में कोई और मौजूद नहीं था, इनको नहीं रोका, इनका आपस में झगड़ा चल रहा था, इसकी आपने कोई तहकीकात की है? घर में कौन कौन उस वक्त मौजूद था? घर में सिर्फ इसकी वालदा थी जो जिसकी बिनाई भी बहुत कम है, ज़ईफ़ुल उम्र है, या इसकी वो पहली बीवी थी, वो उसने बयान दिया कि मैं घर में मौजूद नहीं थी, मैं बाहर गई घर से, तो बाद में ये वक़ूआ पेश आ गया।
तो इसलिए वो और घर में कोई न था, इसके मासूम 2 छोटे बच्चे थे, दीगर कोई फ़र्द जो है ना घर में नहीं था। साथ दूर हैं घर, वो शोर शराबा सुन के इनकी लड़ाई के बाद जो है ना इस वकूए के बाद पहुँचे हैं, जब ये वकूआ कर चुका था ज़फ़र। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फ़रूक अमजद साहब मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। सर, ये आजकल ये अदम बर्दाश्त और ये गुस्से की वजह से इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारे सामने ये एक केस आया थाना हड़ंद का, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, जिसमें मोहम्मद ज़फ़र नामी एक बंदा जो है उसने अपनी सेकंड वाइफ को, जिसकी दूसरी शादी थी उसके साथ, मिराज माई, उसको एक स्विच लगाने के लिए कहा। उसके एंड पे प्लग नहीं था, तो उसको उससे जो है ना वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। और जब दूसरी दफ़ा उसने कहा है कि दोबारा जो है ना वो तुम भी लगा के देखो, तो उसको भी जब इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, ज़फ़र को भी, तो उसको अपनी बीवी पे गुस्सा आया है और इसी गुस्से में उसने जो है ना उसको छुरियाँ मार के उसको ज़ख्मी कर दिया। उसके बाद उसने ख़ुद को जो है ना वो छुरियाँ मार के बिल्कुल उसका जो पेट छेट था और बाकी चीज़ें थी वो डैमेज हो गई। इसकी वजह से उसकी अपनी भी डेथ हो गई। अब ये जो हमारे रवैये हैं, जो अदम बर्दाश्त के रवैये हैं, इंटॉलरेंस है सोसाइटी में ओवरऑल, मैं तो ये कहूँगा कि एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन की सिचुएशन है। ये बेसिकली हमारे सोशल इश्यूज़, हमारे आपस में जो है ना वो जो फैमिली के इश्यूज़ हैं, उनकी अगर बैकग्राउंड देखें तो मैं समझता हूँ कि ये पुलिसिंग से ज़्यादा हमें दूसरे कुछ डिपार्टमेंट्स को इस तरफ आना चाहिए। जो मीडिया कैंपेन है वो लॉन्च करनी चाहिए। मैं हूँ बहाउद्दीन सरमाना जीवनी तारिक भट्टी, और आज हम बात करेंगे बंदी बहाउद्दीन के इलाका मुरादवाल में होने वाले एक 8 साल बच्ची किरण शहजादी की कत्ल कराई थी। ये एक होलनाक और अलनाक वाक़या जो ईद वाले दिन पेश आया, और जिसमें एक माँ पर ये इल्ज़ाम लगा कि उसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। इस हालत से हमने 12 मरतबा SHO थाना मलिकवाल और इंस्पेक्टर उमैर जावेद चट्टा से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी सरकारी मसरूफियात में से हमें नहीं मिल सके। तो हम टेलीफोन पर जब उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि 7 जून को उनके थाने में अलमास बीबी ने दरख्वास्त जमा कराई कि उसकी बेटी किरण शहजादी 8 साल जो है वो अगवा हो गई है। और जब पुलिस ने इस हवाले से तफ्तीश की और उन्होंने मुश्तबात जानते हुए किरण शहजादी की वालदा अलमास को शामिल तफ्तीश किया, उसमें वालदा ने ये बात तस्लीम की कि उसने ही अपनी बेटी को कत्ल किया है। और इस हवाले से SHO ने यह बताया कि तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि अलमास बीबी जो मुलज़मा है, उसकी जो वालदा है, उसको भी पहले अपने खामन से तलाक हो गई थी, और वो अपनी बेटी अलमास के साथ कभी एक घर, कभी किसी घर, रिश्तेदारों के घर में वो रहती थी। और इसी तरह फिर जब अलमास जवान हुई, उसकी वालदा ने अलमास की शादी जो है वो मलिकवाल के इलाका शुमारी में तसव्वुर नामी एक शख्स के साथ कर दी, और जिससे ये किरण शहजादी बेटी जो है पैदा हुई। तो हम बाद में जो तसव्वुर है उसने भी अपनी बीवी अलमास को तलाक दी, और इस तरह अलमास जो दोबारा अपनी वालदा के पास चली गई, और फिर ये माँ बेटी इसी तरह कभी किसी रिश्तेदार के घर और कभी किसी रिश्तेदार के घर रहने लगी। और इस वाले से SHO ने ये बताया है कि मुलज़मा ने अपने बयान में ये बताया है कि ईद वाले दिन 7 जून को जब ईद का दिन था, तो वो मुरादवाल के अंदर अपने एक रिश्तेदार के घर रह रहे थे, और ईद वाले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो उन घर वालों ने हमें कहा कि तुम माँ बेटी बैठो, हम खाना खा लें फिर आपको देते हैं। तो इस बात में मुलज़मा का जो दिमाग है उसको शॉक पहुँचाया, उसमें एक एहसास महरूमी पैदा हुआ, और उसने सोचा कि जिस तरह मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो एहसास महरूमी में कभी एक जगह कभी दूसरी जगह गुजर गई है, उसी तरह मेरी बेटी की ज़िंदगी भी कैसे ही गुजरेगी। और इसी बात से दिल बर्दाश्त होकर मुलज़मा ने अपनी ही 8 साल किरण शहजादी को एक सर पे किसी डंडे का वार करके उसको कत्ल कर दिया, और उसकी लाश को करीबी खेतों में फेंक दिया, और फिर उसके अगवा का एक मुकदमा दर्ज कराया। हाँ, पुलिस का कहना है कि हमने मुलज़मा को गिरफ्तार करके तफ्तीश मुकम्मल करके उसको जेल भेज दिया है, जबकि कुछ ही रोज़ तक इसका चालान जो है वो अदालत में पेश किया। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरादवाल के अंदर, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था 8 साल किरण शहजादी के कत्ल वाला, उसमें उसकी वालदा अलमास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस वक्त मेरे पास अलमास की जो दादी हैं वो मौजूद हैं, उनसे पता करते हैं कि ये क्या वाक़या हुआ है, ये क्या सारा मसला मसाइल है, और अलमास के वाले से जो भी मतलब जो हक़ाइक़ हैं वो इनसे हम मालूम करते हैं। अलमास मेरे साथ रली है 17 साल को बाद।
अलमास का पापा अलमास का वारिस नहीं बना। अलमास से पापा से मैं अलग रह के अलमास को सीने को लगाया। सीने से लगा के मैं अपनी ढूंढ भाल करने लग गई, अलमास को मैं फर्क कर लूं। अलमास की बच्ची किरण, मैं उसका सारी ढूंढ भाल करके मैं उसका दावा कर दिया। मैं उसके पास मेरे उसकी खुला का सबूत लाई। मैं किरण के पापा के पास गई, मैं उसकी मिन्नत की, मैं उसका तरला किया, जो आपके पास खुला का कागज है हमें दे दो, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपका भी भला मेरा भी भला। मैं अलमास को अगो कोई शेर मुंह बनावांगी, किरण का भी मुस्तकबिल अच्छा सोचूंगी, स्कूल पढ़ाऊंगी, जो भी करूंगी। आपके ऊपर इस गले का कोई मसला ना बने। अदालत मेरे साथ चले, मेरे से अपना सबूत ले लें, आप मेरा खुला के कागज दें। तसव्वुर ने हामी बरी, उसने कहा भी मैं आपनो देना। असी दूसरी बारी गए, उसने उसकी माँ ने तसव्वुर ने इनकार कर दी। तसव्वुर दी अम्मा ने ये बोला, वो सन तो पता ही नहीं किरण किसकी है किसकी नहीं, हमारी किरण नहीं, किसे रक्शे वाले की है, किसे मंडी वाले की है, किसे कोठी वाले की है, हमें तो पता ही नहीं किरण किसकी है। ना का साडे कोल कागज है, ना कोई साडे कोल सबूत है। अलमास के 70 थावत निकाल। अलमास की दूसरी दादी बोली, जेड़ी हमारी बहन है, उसने बोला भाई असी सारे जेड़े दूसरे निकाह है वो हम ढूंढ लेंगे, तसव्वुर वाले जेड़ी लिखत है सन उसका सबूत चाहिए, सन दूजे सबूत नहीं चाहिए। असी हुणां दी मिन्नत तरला करके घर ठो रहा है, उसने सबूत ना दिए। असी आके रमजान ना है भागोवाल पिंड, उससे बात की, उस सानू मशवरा दिया बा कोई मसला नहीं, तुसी आ जाओ, मैं दुआन खुला दा कागज ले देना। असी उसके पास चले गए। अगे इन्हां दा को जो मसला चलता है, इन्हों ने केस किरण दी नानी ने किया, अलमास ने किया, हमें नहीं पता। तसव्वुर ते कर्जा पै गया, खर्चा तसव्वुर ने दिता भी, फिर इन्हां दा कोई राजीनामा होया, अलमास फिर वापस गई, फिर अलमास नो उन्होंने तलाक दी। इस गल सुनी सुनाई है, इस गल दा साडे कोल सबूत नहीं है। असा अलमास ते मैं जाके रजवान वकील लगे अलमास दा केस कर दिता। सिर्फ केस इस बात दा कीता भी सन सबूत चाहिए, मैं अलमास दा अगो को मुस्तकबिल बनाना है, मैं जिदे नाल गल करनी है मैनू आदा सबूत है, मेरे पास तो है नहीं, मैं किसको बताऊं। ये थी जो मुलज़िमा है अलमास, उनकी दादी थी। उनका ये मौक़िफ़ था कि चूँकि वो अलमास का आगे और निकाह कराना चाहती थी, क्योंकि वो इस वक्त लावारिस थी बेटी के साथ, उसका कहीं उसको उसका घर बनाना चाहती थी, लेकिन चूंकि उनके पास उसकी तलाक का कोई सबूत नहीं था, उन्होंने उसका जो शोहर है तसव्वुर, उससे तलाक का मुतालबा किया कि हमें तहरीरी तौर पर तलाक दी जाए ताकि हम इसका आगे निकाह कर सकें। लेकिन उन्होंने तहरीरी तलाक नहीं दी, सिर्फ ज़ुबानी तलाक दी थी। तो फिर उन्होंने इसके लिए खुला का दावा कर दिया अदालत के अंदर, और जब अदालत में खुला का दावा किया गया तो वहाँ पर जो वकील है उन्होंने साथ में किरण की शहजादी का जो खर्चा है उसका भी दावा कर दिया। अब ये दादी का ये मौक़िफ़ है कि वो ये यकीन से नहीं कह सकती कि इसको अलमास ने कत्ल किया या किसी और ने किया। तमाम इनका ये मुतालबा है कि इस केस की शफाफ तहकीकात की जाए और जो असल मुलज़िम है जो भी है उनको सज़ा दी जाए। जी, मैं इस वक्त उस अपार्टमेंट के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की जो ज़िली सदर हैं समरा बतूल, वो रिहाइश पजीर थी, और वहाँ पर जो 13 कत्ल का अफसोसनाक वाक़या है वो पेश आया था। ये मेरे कैमरामैन यासिन खोखर आपको दिखा सकते हैं कि ये एक कमर्शियल एरिया है जहाँ पर नीचे मार्केट है, दुकानें मौजूद हैं, और ऊपर ये अपार्टमेंट है जहाँ पर समरा बतूल का कुछ अरसा से किराया पर लेकर वो यहाँ पर रिहाइश पजीर थी। समरा बतूल के भाई की जानिब से उनकी मुद्दत में दर्ज होने वाले थाना सिटी में मुकदमा में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि समरा बतूल का गाड़ी के मामले में लेन देन में का तनाज़ा था सनाउल्लाह नामी शख्स से, तो वो सनाउल्लाह मुसल्ला पिस्टल यहाँ पर आया उनके अपार्टमेंट में, और वहाँ पर मौजूद अरफान नामी एक शख्स को और समरा बतूल को फायरिंग करके कत्ल किया, और ख़ुद भी उसने अपने पिस्तौल से सर में गोली मार के ख़ुदकुशी कर ली।
इस वाक़या के फ़ौरन बाद DPO बकर शहजाद रफ़ीक अवान मौका पर पहुंच गए। उन्होंने फ्रांसिक टीम को भी तलब कर लिया, जबकि अमदादी टीमें जो रेस्क्यू 1122 की टीम CTD के मुतलका स्टाफ भी मौका पर पहुंच गया। DPO शहजाद रफ़ीक अवान ने मुकम्मल बारीक बीनी के साथ तमाम शवाहिद को अपनी निगरानी में इकट्ठा करवाया और तमाम जो मौका के मौजूद गवाहान थे उनसे भी गवाही और बयानात ख़ुद कलम बंद करवाए। हमारे इस कमर्शियल एरिया के जो एक ताजर हैं खलीकुर रहमान भट्टी और अंजुमन ताजरान के यहाँ सदर भी हैं, हम इस हवाले से उनसे भी बात करते हैं, वो हमें इस बारे में क्या अपनी मालूमात फराहम करेंगे। जी खलीकुर रहमान साहब, यहाँ पर समरा बतूल साहबा कब से रिहाइश पजीर थी और ये जब वाक़या पेश आया, ये कमर्शियल एरिया है, यहाँ पर गहमा गहमी रहती है, ये दिन दोपहर 2 बजे का वाक़या है, तो क्या यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा पहले देखने में आया, कोई शोर सुना गया, फायरिंग की आवाज़ सुनी गई या क्या इस बारे में मालूम? ये अरसा 4-5 साल से इधर रिहाइश पजीर हैं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ इधर पेश आया। इधर ही रहती थी, इधर आती जाती थी, हमारी भी दुकान है, ख़रीदारी भी करती थी, तो ऐसा तो पहले कोई वाक़या पेश नहीं आया, अमन था और कोई ऐसी बात नहीं। और ये जिस दिन का ये वाक़या है, दोपहर का वाक़या ज़ाहिर है, तो कोई लड़ाई झगड़ा उससे पहले कोई उनके दरमियान हुआ, कातल के दरमियान और मकतूला के दरमियान, या कोई ऐसा यहाँ जो दुकानदार हैं उन्होंने कुछ सुनी आवाज़ें या कुछ नहीं सुना किसी ने? नहीं, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं सुना था और उसी दिन कोई फायरिंग की आवाज़ें आई थी और फिर हम भी मौका पर पहुँचे और देखा और उनका छोटा बेटा नीचे आया, उसने आवाम को हमें बताया और फिर उन्होंने 112 पे कॉल की और फिर वो आई, फिर पुलिस और सब मौजूद उधर आए। बहुत शुक्रिया। ये खलीकुर रहमान भट्टी हैं जो कि यहाँ के ताजर भी हैं, अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं, वो हमें इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसके बाद मुकदमा के इंदराज के बाद जो DPO बकर हैं शहजाद रफ़ीक अवान, उनका कहना है कि हम दीगर जो इस हवाले से दीगर पहलू हैं उन पे भी गौर कर रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दई मुकदमा है मकतूला समरा बतूल के भाई साबर, उनके बकौल कि ये सनाउल्लाह ने किसी की इमाम पे ये तमाम जो समरा बतूल और अरफान नामी शख्स का कत्ल है और उनकी ख़ुदकुशी है किसी की इमाम पे की है। तो DPO शहजाद रफ़ीक अवान साहब ने इस बारे में उनका कहना है कि इस हवाले से भी हम इस पहलू को भी मद्देनज़र रखते हुए तहकीकात को इस मुकदमा की को जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे एक अलमनाक वाक़े की जिस पे जवान टैक्सी ड्राइवर को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। ये वाक़या 14 और 15 जून के दरमियान शब मर्दान के नवाही इलाका पंडेरी बख्शारी में पेश आया था और इसमें 26 साल हसन अली को उसके टैक्सी के अंदर ही गोलियों से छीलनी कर दिया गया था। मुतालिका थाना चूरा में मकतूल के माँ की मुद्दईयत में 2 मुलज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एक मुलज़िम दाऊद को गिरफ़्तार किया गया है जबकि दूसरा मुलज़िम ज़ियाउर रहमान ताहल रोपोश है। मकतूल और मुलज़मान आपस में रिश्तेदार हैं और FIR के मुताबिक मकतूल के साथ मुलज़मान की साबिक़ा रंजिश थी। आइए चलते हैं मकतूल के माँ के पास कि वो इस हवाले से क्या कहती है। जी, आप मकतूल हसन अली की वालिदा हैं, आप ये बताइए कि ये वाक़या कैसे पेश आया? इससे पहले ईद के मौके पर हमारा इन रिश्तेदारों के साथ मसला पैदा हुआ था, इसलिए मैंने कहा था कि इसके अलावा हमारा किसी के साथ मसला नहीं और किसी के साथ ज़ाती झगड़ा नहीं है। मुलज़मान के घर की एक ख़ातून के साथ मेरे बेटे का मसला पैदा हुआ था। मुझे मुजरिम चाहिए, अपने बेटे का कातिल, और इंसाफ चाहिए। मेरा अपने बेटे के अलावा और कोई नहीं है, मेरा यही बेटा था जो चला गया। ज़ीशान की घरवाली के साथ मेरे बेटा घूमता फिरता था और इन्होंने हमें धमकी दी थी कि अगर हसन इसकी तरफ आ गया तो हम मार डालेंगे। DPO से हसन अली कत्ल केस में अब तक की क्या पेशरफ्त है और तफ्तीश किस मरहले में? देखिए, ये 14/6 को एक कत्ल रिपोर्ट हुआ है हमारे पुलिस स्टेशन चूरा मर्दान में और उसमें निकराज बीबी जो है उसने उसकी मुद्दत में अपना उनका जो बेटा हसन अली वो कत्ल हो गया था। उस पे फौरी उन्होंने दावेदारी की है 2 बंदों पे
दाऊद और जेवर पे, जिसमें दाऊद जो था वो पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट किया है और जेवर अली की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द ही वो भी गिरफ़्तार हो जाएगा।